हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोकिडिज्म। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिप्टोकिडिज्म ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ है ये वर्ड जो कि है क्रिप्टोस। क्रिप्टोस का मतलब होता है हिडन और ओर्कीस का मतलब है टेस्टिस। ओके, इन दोनों वर्ड को मिलाकर बनता है क्रिप्टोकिडिज्म यानी हिडन टेस्टिस। जो टेस्टिस है वो गायब है, छुपे हुए हैं, हिडन है। ये मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी है जो कि मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट में अगर होती है, यानी जो मेल के सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट है उनकी डेवलपमेंट में ये एबनॉर्मलिटी अगर होती है जिसको हम क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं यानी हिडन टेस्टिस। इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो गायब होते हैं या फिर छुपे हुए होते हैं। सो शॉर्टली बिफोर और सून आफ्टर बर्थ द मेल गोनेड टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इनटू देयर नॉर्मल पोजीशन इन द स्क्रोटम। अब ये क्या है, ये नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल बात है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे भी बेबी डिलीवर होता है उसी दौरान या फिर उसके थोड़े टाइम बाद में जो मेल गोनेड्स जिसको हम टेस्टिस बोलते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाते हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। पहले वो कहाँ पर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। जब बेबी डिलीवर होता है, पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसके जो टेस्टिस यानी गोनेड्स जो हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे आते हैं। डिसेंड का मतलब है नीचे आते हैं स्क्रोटम में। ठीक है, तो ये है नॉर्मल उनकी पोजीशन नॉर्मल क्या है, स्क्रोटम। लेकिन इस डिजीज़ में क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में नहीं आते, पता नहीं कहाँ होते हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हिडन टेस्टिस, जिसका मतलब है क्रिप्टोकिडिज्म। आगे भी डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन को। सो ओकेशनली वन और बोथ ऑफ द टेस्टिस डू नॉट डिसेंड विच इज़ अ कंडीशन कॉल्ड क्रिप्टोकिडिज्म। बाज़ोकात क्या होता है, कभी हमें पता है कि दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, दोनों ही डिसेंड नहीं होती, और कभी कभी क्या होता है कि एक डिसेंड हो जाता है लेकिन एक को दिक्कत होती है, वो वहाँ पर ही रह जाता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी में रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता। तो अगर एक नहीं आ पा रहा तो उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल क्रिप्टोकिडिज्म, यानी एक टेस्टिस नीचे डिसेंड हो गया है लेकिन एक ऊपर रह गया है। तो इस डायग्राम में भी क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल क्रिप्टोकिडिज्म। और बायलेटरल क्रिप्टोकिडिज्म हम तब बोलते हैं जब दोनों टेस्टिस अपनी नॉर्मल पोजीशन में डिसेंड ना हो और वो एब्डोमिनल कैविटी में ही हो, तो इसको हम बोलते हैं बायलेटरल क्रिप्टोकिडिज्म। यहाँ पर डायग्राम में क्लियर है कि दोनों जो टेस्टिस हैं वो ऊपर है, नीचे स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हुए। ओके, तो हिस्ट्री की थोड़ी बात करें इसकी, तो 1786 में सर जोहन हंटर जो कि एक ब्रिटिश एनाटोमिस्ट था, उसने ये कंडीशन पहले रिपोर्ट की थी, यानी फर्स्टली उसने ये रिपोर्ट की थी कंडीशन। उसके बाद 1877 में एनन डेली उसने क्या किया, सक्सेसफुल जो फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्किडोपेक्सी सर्जरी है वो उसने परफॉर्म की। यानी सक्सेसफुली उसने क्या किया, जो टेस्टिस ऊपर रह गए थे उनको वापस अपनी पोजीशन में लाया। तो उस प्रोसेस को, उस सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्किडोपेक्सी। तो ये सक्सेसफुल कब हुई थी, 1877 में, और उसको एनन डेली ने परफॉर्म किया था। ओके, तो अब आते हैं मेन डेफिनेशन के ऊपर कि व्हाट इज क्रिप्टोकिडिज्म। इट इज़ अ कंडीशन प्रेजेंट एट बर्थ इन विच वन और बोथ टेस्टिस फेल टू डिसेंड थ्रू द इंग्विनल कैनाल इनटू द स्क्रोटल सेक। ये वो कंडीशन है जो कि बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती है जिसमें एक या फिर दोनों टेस्टिस नीचे स्क्रोटल सेक में डिसेंड नहीं हो पाते थ्रू द इंग्विनल कैनाल, क्योंकि ये कहाँ जो रास्ता होता है जहाँ से ये ट्रांसफ़र होते हैं, पास होते हैं, उसको हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। तो उस इंग्विनल कैनाल से एक या फिर दोनों टेस्टिस स्क्रोटल सेक में डिसेंड नहीं हो पाते, तो उस कंडीशन को हम क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं जो कि प्रेजेंट होती है एट बर्थ। नाउ इट इज़ क्लियर। अब डिस्कस करते हैं ये इसका डायग्राम ही। तो डायग्राम में क्लियर है, नीचे स्क्रोटम है, एक में जो एक साइड वाला जो टेस्टिस है वो तो नीचे डिसेंड हो गया है, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडेड टेस्टिकल। और दूसरी साइड वाला जो टेस्टिकल है वो अभी तक ऊपर है। अब हम दोनों टेस्टिस को मिलाकर बोलते हैं टेस्टिस, और एक को बोलते हैं टेस्टिकल। तो एक टेस्टिकल जो है वो नीचे डिसेंड हो गया है, वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे है, और दूसरा जो टेस्टिकल है वो अनडिसेंडेड है, यानी वो अभी तक एब्डोमिनल कैविटी या फिर इंग्विनल कैनाल कह ले कि वहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन नीचे डिसेंड नहीं हुआ, तो इसीलिए हम इसको अनडिसेंडेड टेस्टिकल बोल रहे हैं। और जहाँ से वो पास हो रहा है उस रूट को,
उस रास्ते को हम इंग्विनल कैनाल बोल रहे हैं। और उसके ऊपर सुपरफिशियल इंग्विनल कैनाल है, यानी ये तो अब नीचे डिसेंड हो गया है, तो उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे उसको, सुपरफिशियल इंग्विनल रिंग है ये, जहाँ से वो पास होता है। ये उसका दूसरा डायग्राम है, जिसमें जो क्रिप्टोकिडिज्म है उसके ऑप्शन है फॉर लोकेशन ऑफ द टेस्टिकल एंड क्रिप्टोकिडिज्म। अब ये वो लोकेशन से जहाँ पर हमें टेस्टिस या फिर टेस्टिकल जो है वो मिल सकता है। तो ये हमें सुप्राप्यूबिक लोकेशन ऑफ टेस्टिकल जो टेस्टिस है वहाँ पर भी मिल सकते हैं, यानी नीचे डिसेंड नहीं होंगे। उसके अलावा टेस्टिकल इन द ग्रोइन, जो ग्रोइन वाली एरिया है वहाँ पर भी जो टेस्टिस है वो रह सकते हैं। उसके अलावा फीमोरल लोकेशन पर टेस्टिस रह सकते हैं, पेरिनियल लोकेशन में हो सकते हैं, और द लोकेशन ऑफ टेस्टिकल इन द ओपोजिट हाफ ऑफ द स्क्रोटम, यानी जो ओपोजिट हाफ है स्क्रोटम का वहाँ पर भी टेस्टिकल जो है वो हो सकते हैं। ये वो सारी पॉसिबल लोकेशन है जहाँ पर क्रिप्टोकिडिज्म कंडीशन में जो टेस्टिस होते हैं वो छुप जाते हैं या फिर हिडन हो जाते हैं, या फिर वहाँ पर फंस जाते हैं, अपनी नॉर्मल पोजिशन पर नहीं आ पाते। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि ये कंडीशन क्यों और किस तरह से होती है, तो उसकी हम पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिवियर और सेवरल पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन है फॉर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रिप्टोकिडिज्म, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया है कि ग्यूबर्निक्यूलर एबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकती है, रिड्यूस इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से हो सकती है, इंट्रिंसिक टेस्टिकुलर या फिर एपिडिडाइमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज, जिसमें हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है। उसके साथ साथ एनाटॉमिक एनोमलीज की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अब इसके जो मेन काज है उसको हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इन काजेस की वजह से क्रिप्टोकिडिज्म कंडीशन अकर होती है। तो पहले ही हमारे पास गोबर्निक्यूलम टेस्टिस। अब गोबर्निक्यूलम टेस्टिस एक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच करता है लोअर पोर्शन ऑफ ट्यूनिका वेजिनेलिस टू द बेस ऑफ स्क्रोटम, यानी ये ट्यूनिका वेजिनेलिस का लोअर पोर्शन जो है उसको अटैच करता है स्क्रोटम से। और उसके साथ साथ गोबर्निक्यूलम को ये भी कहा जाता है कि ये क्या करता है, टेस्टिकुलर डिसेंट के हेल्प करता है, यानी किस तरह से हेल्प करता है, वो इंग्विनल कैनाल को वाइड करता है और टेस्टिस को हेल्प करता है, गाइड करता है कि वो नीचे स्क्रोटम में जाए। तो अगर अगर इस गवर्निकुलम टेस्टिस में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, कोई भी एनोमली है उसकी अटैचमेंट में, तो इसकी वजह से भी क्रिप्टोकिडिज्म हो सकती है। अगर उसमें एबनॉर्मलिटी होगी तो वो किस तरह से टेस्टिकल को गाइड करेगा कि आप नीचे स्क्रोटम में अपनी पोजीशन पर जाएं। ओके, तो ये पहला ये काज है। उसके अलावा दूसरा काज है अनदर थ्योरी ऑफ टेस्टिकुलर माल डिसेंट। माल डिसेंट का मतलब है कि वो ठीक से डिसेंट नहीं हो पा रहा, इसीलिए इसको हम माल डिसेंट भी कह सकते हैं। ओके, तो टेस्टिकुलर माल डिसेंट इज बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक टेस्टिकुलर और एपिडिडाइमल एब्नॉर्मलिटीज। अब जो सेवरल स्टडीज़ है उन्होंने ये भी शो किया हुआ है कि जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ माल डिसेंट टेस्टिस में भी हिस्टोलॉजिकली एबनॉर्मल। जो माल डिसेंटेड टेस्टिस है उनकी जर्मिनल एपिथीलियम की लेयर में हिस्टोलॉजिकली एबनॉर्मलिटी है। हिस्टोलॉजिकल यानी उसके सेल्स वगैरह जो टिश्यूज़ हैं वो एबनॉर्मल हैं, ठीक से ग्रो नहीं है, और एबनॉर्मल उनमें सेल्स या फिर टिश्यू है कुछ भी है, यानी हिस्टोलॉजिकली वो एबनॉर्मल है। जब हिस्टोलॉजिकल एबनॉर्मल होंगे तो उनकी जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो भी एबनॉर्मल होगी। तो जब वो भी एबनॉर्मल होगी तो इसकी वजह से जो टेस्टिस है वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ सकते। सो अप्रोक्सीमेटली 23 से 86% जो माल डिसेंडेड टेस्टिस के जो केसेस होते हैं वो एसोसिएट होते हैं विथ सम फॉर्म ऑफ एपिडिडाइमल एबनॉर्मलिटीज़। उसके अलावा स्टडीज़ ने यह भी शो किया हुआ है कि जो इंक्रीज डिग्री है एपिडिडाइमल एबनॉर्मलिटी की इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस में इन कंपैरिजन विथ माइल्ड केसेस ऑफ क्रिप्टोकिडिज्म। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा एबनॉर्मलिटी होगी एपिडिडाइमल की, जब जो टेस्टिस हैं वो एब्डोमिन में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन ज़्यादा कास हो सकती है। ओके, अब डिस्कस करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो डिटरमाइनिंग इफ द टेस्टिस वाज पल्पेबल इन द स्क्रोटम एट एनी टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। अब हमें तभी पता लगेगा कि जो टेस्टिस है नॉर्मल पोजीशन में, तभी पता लगेगा कि वो हैं जब हम उनको पल्पेट करके देखें। तो हम टेस्टिस को पल्पेट करके देखेंगे कि आइदर इनमें टेस्टिस को नहीं, स्क्रोटम को पल्पेट करेंगे कि उसके अंदर टेस्टिस आपको फील हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो इसका मतलब है टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में नहीं है प्रेजेंट। ओके,
दूसरी इसकी साइन है हेमी स्क्रोटल एसिमेट्री। हेमी स्क्रोटल एसिमेट्री में आपको ऑब्जर्वेशन के दौरान जो स्क्रोटम है वो सिमेट्रिकल नहीं मिलेगा, यानी दोनों साइड से आपको सेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक टेस्टिस जो है, एक जो टेस्टिकल है वो नीचे अपनी पोजीशन पे आ गया है और दूसरा टेस्टिकल नहीं आया। तो एक साइड में तो आपको पल्पेट होगा टेस्टिकल, दूसरी साइड में नहीं होगा, तो जो स्क्रोटम है दोनों साइड में आपको ऑब्जर्वेशन के दौरान चेंज मिलेगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं हेमी स्क्रोटल एसिमेट्री। देन है कंट्रालेटरल टेस्टिकुलर हाइपरट्रोफी। दिस इज द एन इंडिकेटर ऑफ एन एब्सेंट टेस्टिस। अब ये भी क्या है? इंडिकेटर है एब्सेंट टेस्टिस का, जिसमें जो क्या होती है, टेस्टिकुलर हाइपरट्रोफी होती है कंट्रालेटरली। देन असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग की बात करें तो किस तरह से हम इसको असेस और डायग्नोज कर सकते हैं? तो लेबॉरेटरी टेस्ट और इमेजिंग स्टडीज़ जो है वो अननेसेसरी हैं डायग्नोसिस ऑफ क्रिप्टोकिडिज्म के लिए, क्योंकि उनमें हमें ज़्यादा नहीं पता लगता कि हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि जो टेस्टिस है वो अनडिसेंडेड है? ब्लड टेस्ट से नहीं लगेगा, ना ही इमेजिंग टेस्टिस इमेजिंग जो स्टडीज़ है उससे हमें ज़्यादा पता लगेगा। इसके लिए एक दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्ट डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, जिसमें हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपिक की मदद से जो नॉन पल्पेबल टेस्टीज हैं उनको लोकलाइज करने के लिए देखते हैं कि क्या वो वहाँ पर प्रेजेंट है या नहीं है। सो इट इज़ परफॉर्म्ड इन कंजक्शन विथ डेफिनेटिव थेरेपी, लेप्रोस्कोपिक ऑर्कीपेक्सी और ओपन ऑर्कीपेक्सी। ओके, इसको हम क्या करते हैं, पहले तो हमें पता लगाते हैं पल्पेट करके कि आइदर ये प्रेजेंट है या नहीं है। तो लेपारोस्कोपिक के साथ साथ हम ऑर्कीपेक्सी भी कर देते हैं, यानी जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसको भी वापस कर देते हैं, या फिर उसके साथ ओपन ऑर्कीपेक्सी यानी उसको खोलकर सर्जरी करके भी वापस अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं। हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स में देखें तो जो अनडिसेंडेंट टेस्टिस की हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग है वो रेंज करती है नॉर्मल हिस्टोलॉजी से टू एक्वायर्ड जर्म सेल हाइपोप्लेजिया, यानी उसकी जो जर्म सेल्स हैं एक्वायर्ड वो उसमें हाइपोप्लेजिया होगी, या फिर विथ लीडिंग लाइडिक सेल हाइपरप्लेजिया, या फिर जो लाइडिक सेल है उनमें हाइपरप्लेजिया होगी। सो जो सिवियरिटी है हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग की वो कोरिलेटेड है इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस से, यानी जब तक जो टेस्टिस है वो इंट्रा एब्डोमिन के अंदर है, या फिर डिलेड ऑर्कीपेक्सिया, या फिर इन दोनों कंडीशन की वजह से आपको हिस्टोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज़ जो है और हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग्स ज़्यादा मिल सकती है। देन डिस्कस करते हैं इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। तो एंगल ने इसके लिए हार्मोनल मैनिपुलेशन जो है वो प्रपोज की थी कि हम क्रिप्टोकिडिज्म को हार्मोनल मैनिपुलेशन या फिर हार्मोनल थेरेपी और उस ट्रीटमेंट को प्रोवाइड करके क्रिप्टोकिडिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। इसने ये कब प्रपोज किया? 1930s में। अब इसका मेन गोल क्या है? मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि वेदर जो हार्मोनल या फिर सर्जिकल दोनों मेथड्स को यूज़ करके हम सिर्फ क्या करते हैं, मेन गोल क्या है कि उन टेस्टिकल को अपनी नॉर्मल एनाटॉमिक पोजीशन में वापस लाएं, ताकि उनकी जो फर्टिलिटी है वो प्रिजर्व हो, उनकी हार्मोनल प्रोडक्शन प्रिजर्व हो, और उसके साथ साथ डायग्नोज करें जो पोटेंशियल टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसीज है उसको। ओके, तो हार्मोनल थेरेपी जो है should be considered for patient in whom the diagnosis of retractile testis is not certain, यानी कुछ क्रिप्टोकिडिज्म की कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें जो टेस्टिस होते हैं वो रिट्रैक्टाइल होते हैं, यानी टेस्टिस अपनी पोजीशन पर होते हैं फिर वापस उस पोजीशन से हट जाते हैं। सो हार्मोनल थेरेपी हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन यूरोप फॉर मेनी ईयर्स एज प्राइमरी थेरेपी फॉर क्रिप्टोकिडिज्म। यूरोप में ये जो हार्मोनल थेरेपी है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी थेरेपी के तौर पर यूज़ की जाती थी क्रिप्टोकिडिज्म के लिए। अब मेन हार्मोन्स कौन से हैं जो हार्मोनल थेरेपी में यूज़ किए जाते हैं? एक तो है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन जो है ये कम्बिनेशन में दिए जाते हैं, और इनिशियली इनका जो सक्सेस रेट था वो 14 से 65% था। हाउएवर जो लॉन्ग टर्म स्टडीज़ है उन्होंने इसका जो सक्सेस रेट है वो कम ही शो किया है हार्मोनल थेरेपी का। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। ये सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको हम ऑर्कियोपेक्सी बोलते हैं। इस प्रोसीजर में क्या करते हैं कि जो टेस्टिस है उनको वापस अपनी स्क्रोटम जो उनकी नॉर्मल पोजीशन है वहाँ पर लाकर रखते हैं। और ये जो सर्जरी है ये यूजुअली कब परफॉर्म होती है? जब बच्चा 1 से 2 ईयर तक हो जाए। सो प्रोग्नोसिस जो है इसकी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिकल इज गुड व्हेन द सर्जरी इज परफॉर्म्ड एट इज यंग एज एंड नो डिजेनरेटिव एक्शन हैज़ टेक प्लेस बिफोर ट्रीटमेंट।
अब इसकी जो सक्सेस रेट है या फिर इसकी जो प्रोग्नोसिस है वो किस पे डिपेंड करती है कि बच्चा जो है, यानी आपने उसकी जो सर्जरी है वो जब बच्चा बहुत छोटा था तभी की थी, तो इससे जो उसके प्रोग्नोसिस है, उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर बेबी की जो एज है वो 2 ईयर से भी बढ़ गई है, 3 ईयर है, 4 ईयर है, उस दौरान आपको पता लग रहा है, तो उस दौरान उसकी जो प्रोग्नोसिस है और उसकी टेस्टिक है जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो कम हो सकती है। ओके, नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो आपने उनको प्रमोट करना है कंफर्ट, उनके फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करके रखना है, और नॉर्मल यूरिन आउटपुट जो है उसको प्रमोट करवाना है। उसके साथ साथ उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग देयर बॉडी इमेज। सो दिस वाज द होल अबाउट क्रिप्टोकिडिज्म। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।